गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न नंबर 9 और 10 तो आखिरी दो प्रश्न है, इसको आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। देखिए पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 9, अरुण एक जोड़ी स्केट्स। स्केट्स क्या होते हैं? स्केट्स जिन जूतों के नीचे पहिए लगे होते हैं वो स्केट्स होते हैं। किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब अंकित मूल्य के ऊपर ही बट्टा दिया गया, लेकिन उसकी भुगतान राशि दे रखी है। क्या दे रखा है? स्केट्स की भुगतान राशि कितने देर की है? रुपए 1600, 1600 रुपये उसकी भुगतान राशि है। और बट्टा कितना मिला था? बट्टा प्रतिशत था 20%। 20% ही है ना, 20% है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए ध्यान रखना है, यदि हम सिंपल सी भाषा में लाभ और हानि से इसको समझें तो ये हमारे पास क्रय मूल्य है जो अंकित मूल्य है, और भुगतान किया गया जो मूल्य है वो विक्रय मूल्य है। और बट्टा क्या होता है? छूट। छूट दी है हमने, तो छूट दी है तो दुकानदार को तो उसका लॉस होता है ना, हानि होती है ना इतनी। अब इतनी हानि होती है तो इसको उसी रूप में हमें लेना है कि विक्रय मूल्य के साथ हमें क्या करना है? गुणा में 100 करना है। गुणा में 100 और बटे में 100 घटा हानि या 100 घटा बट्टा प्रतिशत। यदि यहां ले हम तो 100 घटा बट्टा प्रतिशत करेंगे। 100 में से बट्टा प्रतिशत गया, हमारे पास क्या आ गया? 80 आ गया। ठीक है, इसको काट के देख लेते हैं। 8 दूनी 16, ये आ गया हमारे पास। कितना हो गया? रुपए 2000। अर्थात स्केट्स का अंकित मूल्य क्या था? 2000 था। ये तो हमारे पास एक तरीका है सीधे सूत्र निकालने का। वैसे हम इसको करते कैसे हैं कि मान लिया यदि वस्तु का भुगतान का मूल्य रुपए 80। रुपए 80 क्यों लिया मैंने? क्योंकि बट्टा 100 पे 20% हम बट्टा देंगे तो 100 में से 20 घटा 80, तो भुगतान मूल्य तो 80 रुपए है। तो अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य हमारे पास कितना होगा? 100 रुपए। अब 100 रुपए अंकित मूल्य है तो ही भुगतान मूल्य 80 है। और यदि किसी वस्तु का भुगतान मूल्य 1 रुपए है तो अंकित मूल्य क्या होगा? 100 बटे 80 रुपए होगा। और यदि किसी वस्तु का भुगतान मूल्य हमारे पास क्या दे रखा है? रुपए 1600 है, तो उसका अंकित मूल्य हम यहां से निकाल लेंगे 100 बटे 80 गुना 1600। यहां से 8 से 20 तो चले, तो हमारे पास रुपए फिर भी क्या आता? 2000 आता। हम पहले एक ही नियम से इसको हल कर चुके हैं इस प्रकार, लेकिन अब सीधा यदि सूत्र से हम लें कि बट्टा है और बट्टा का मतलब है कि छूट मिली हुई है, और अंकित मूल्य है, छूट के बाद अंकित मूल्य तो ज्यादा होगा, भुगतान की राशि कम होगी। यदि हमें ज्यादा चीज निकालनी हो तो जितना हमें वो दे रखा है उस पर गुणा में 100 बटे में बट्टा 100 में से घटा के लिख देंगे। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 10 की स्टेटमेंट देखते हैं कि मैंने एक हेयर ड्रेसर 8% वैट सहित इतने रुपए में खरीदा। वैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य क्या था? अब वैट को जोड़ने से पहले मूल्य देखो, पहले तो ये खरीदा गया मूल्य है, ठीक है ना, खरीद मूल्य दे रखा है। खरीद मूल्य हमारे पास कितना है? रुपए 5400, और उस पर वैट है। वैट प्रतिशत कितना दे रखा है? 8%। 8% तो वैट देने के बाद भी वो 5400 रुपए में उसको खरीद के लाया। अर्थात जो हमारे पास हमें जो निकालना है वो क्या है? उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले का मूल्य हेयर ड्रायर का मूल्य। अब इस चीज को ध्यान से समझें कि खरीदा गया मूल्य जो पहले वाले मूल्य से ज्यादा है या कम है। 8% और टैक्स देना पड़ा तो ये वाला ज्यादा है।
हमें अब कम निकालना है क्योंकि पीछे वाला कम मूल्य था, उसके ऊपर ही हमें वैट देना पड़ा, कर देना पड़ा, ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितना हमारा खरीद मूल्य दे रखा है 5400 गुना 100 बटे में हम क्या करेंगे, वैट को 100 के अंदर जोड़ देंगे। अब यहाँ पे ये अंकित मूल्य ज्यादा था तो इसलिए हमने घटा दिया, और हमें पता है कि हेयर ड्रायर का जो मूल्य आना है वो कम आना है क्योंकि उसके ऊपर टैक्स लगने के बाद ही 5400 रुपये बना है। तो इसको जोड़ देंगे, वैट यहाँ पे जुड़ के 108 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें कटेगा किसी पे, ये 9 पे 12 में 108, 9 6 54, ठीक है। यहाँ 12 1 12, 12 5 60, 50 पे पूरा कट गया, 50 को 100 से गुना करेंगे, हमारे पास इसका मूल्य क्या आ गया, 5000 रुपए। तो जो हमारे पास हेयर ड्रायर का पहले वाला मूल्य था वो 5000 रुपए था, ये हमारे पास आ गया, और इसके ऊपर 8% वैट देने के बाद उसका मूल्य, खरीद मूल्य क्या हुआ था, 5400 रुपये हुआ था। तो ये बिक्री कर जो वैट हम बोलते हैं, और बट्टे इसको ध्यान से समझें, बट्टा क्या होता है, किसी भी वस्तु के अंकित मूल्य पर छूट होती है, और कर क्या होता है, किसी भी वस्तु के विक्रय मूल्य पर हमें अलग से कर देना पड़ता है। तो आशा है कि ये दोनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब ये पूरी प्रश्नावली कंप्लीट हुई, ये चैप्टर ही कंप्लीट हुआ, क्योंकि जो अगली हमारी चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जो प्रश्नावली है वो इस बार काट दी गई है। तो आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए बाय बाय।